नमस्कार। एक जमाना था जब गांव के मेले तमाशों के पंडाल में लोग रात रात भर नौटंकी देखा करते थे। भारत की लोक नाट्य परंपराओं का हिस्सा रही इस कला के तमाम रूप किसी कहानी की शक्ल में मंच पर उतरते और नाच गानों के बीच इसे पेश किया जाता, और वह भी इस शैली में जहां मनोरंजन का पुट होता, स्वांग होता और कहीं न कहीं एक लोक कथा भी होती। आज डिजिटल जमाने में लगातार गुम होती लोक परंपराओं के बीच नौटंकी कहाँ है? क्या इसका वजूद बचा है या फिर इसमें कई बदलाव आए हैं? इसी बारे में हमारी आज की अभिव्यक्ति। नौटंकी के साथ ही हम बात करेंगे रंगमंच को आम आदमी से जोड़ने वाले हबीब तनवीर साहब की, और देखेंगे साहित्यिक सांस्कृतिक दुनिया की कुछ हलचलें। तो चलते हैं अभिव्यक्ति के इस अंक के सफर पर। आपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि प्रदेशों में लगने वाले गांव के मेलों में शायद कभी नौटंकी देखी हो। यहाँ तक कि नौटंकी शब्द को आज आमतौर पर मजाक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हुए सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश की इस लोक शैली का अपना ही एक इतिहास है। बेशक आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में यह अपना अस्तित्व खो रहा हो या उसकी लड़ाई लड़ रहा हो, लेकिन आज भी जब आप इसे कभी कभार कहीं देख लें तो आपको पुराने दिन ज़रूर याद आ जाएंगे। इस डिजिटल ज़माने में अगर आपको आज भी कभी कभार किसी मेले तमाशे में नौटंकी देखने को मिल जाए तो बेशक आप ताज्जुब करेंगे। न अब ये ज़माना बाइस्कोप वाला रहा और न ही नौटंकी जैसी लोक कला वाला। नौटंकी अब महज एक शब्द की तरह है जिसे बोलचाल की भाषा में किसी का मजाक उड़ाने के लिए या फिर किसी पर तंज कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के झूठे बयानों तक जगह जगह किए जाने वाले उनके स्वांग को नौटंकी कहा जाता है। घर घर में इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ इस मायने में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लोक कला का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है और आज के दौर में इसका वजूद बेहद खतरे में है। अपने देश की लोक नाट्य परंपराओं में नौटंकी की खासी अहमियत रही है और यह अपने ज़माने में एक बेहद लोकप्रिय कला रही है। उत्तर भारत में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के ग्रामीण इलाकों में कभी नौटंकी मनोरंजन का सबसे बड़ा जरिया थी। जिस दौर में न सिनेमा गांवों तक पहुंचा था और न टेलीविज़न, उस समय मेलों, हाटों और धार्मिक आयोजनों की रातें नौटंकी से ही गुलजार होती थीं। इसके ज़रिए न सिर्फ मनोरंजन होता था बल्कि अपने लोक समाज की झलक भी मिलती थी, जिसमें प्रेम, वीरता, सामाजिक संघर्ष, धार्मिक कथाएं, व्यंग्य और राजनीतिक संकेत तक मौजूद रहते थे। इसकी खासियत थी तेज आवाज में गाया गया संवाद, ढोलक नगाड़े की थाप, रंगीन वेशभूषा और मंच पर अति नाटकीय अभिनय। नौटंकी की जड़ें पुराने स्वांग और लोक नाट्य परंपराओं से शुरू होकर तमाम नाट्य रूपों तक पहुंची। 19वीं सदी में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ और यह उत्तर भारत में एक विकसित रंग रूप के तौर पर सामने आई। बाद में उत्तर प्रदेश के कानपुर, हाथरस और लखनऊ इसके बड़े केंद्र बने और खासकर कानपुर और हाथरस के नौटंकी घराने अपनी अलग अलग शैलियों की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर हुए। हाथरस शैली में संगीत और शास्त्रीयता का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, जबकि कानपुर शैली ज़्यादातर नाटकीय होती थी, इसलिए वह ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई। अपने ज़माने की मशहूर लोक कथाओं पर नौटंकी होने लगी, खासकर इसमें सुल्ताना डाकू, हीर रांझा, लैला मजनू, पूरन भगत, अमर सिंह राठौर और हरिश्चंद्र जैसी कहानियाँ खूब खेली जाती थीं। शुरुआत में महिलाएं इसमें हिस्सा नहीं लेती थीं और उनका किरदार भी पुरुष पात्र ही निभाते थे, लेकिन बाद में गुलाबबाई ने इस परंपरा को बदला।
इसलिए नौटंकी की जब भी बात होती है गुलाब बाई का नाम जरूर आता है। गुलाब बाई ही देश की पहली महिला नौटंकी कलाकार मानी जाती हैं। उनकी मंडली द ग्रेट गुलाब थिएट्रिकल कंपनी बेहद मशहूर हुई। उन्होंने नौटंकी को गांवों से निकालकर शहरों और महानगरों तक पहुंचाया। उनके गीत और संवाद अदायगी इतने मशहूर हुए कि बाद के दिनों में फिल्मों और रेडियो ने भी उन्हें मिसाल मानते हुए अपने कार्यक्रम बनाए। 1926 में कन्नौज के गांव में जन्मी गुलाब बाई ने 13 साल की उम्र में ही नौटंकी के स्टेज पर अपनी शोहरत बिखेरनी शुरू कर दी थी। बाद में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। दरअसल नौटंकी में संवाद अक्सर गा कर बोले जाते थे। साथ में हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ा और झांझ का इस्तेमाल होता था। नौटंकी में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और उर्दू का इस्तेमाल होता रहा है और इसी वजह से नौटंकी खासकर उत्तर प्रदेश में आम जनता की भाषा में जनता की कला बन सकी। लेकिन आज के दौर में जहां सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना है, गांवों की सांस्कृतिक आदतें और ज़रूरतें बदल गई हैं। मनोरंजन का ज़रिया बदल गया है। पहले जहां एक गांव में कई रातों तक नौटंकी चलती थी, अब वहां के मेलों में डीजे और ऑर्केस्ट्रा पहुंच गए हैं और तकनीकी तौर पर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। स्वाभाविक कलाओं की जगह आभासी तंत्र ने ले ली है, जहां की चमक दमक कुछ और है और मनोरंजन का अंदाज कुछ और। फिर भी यह कला पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और आज भी कानपुर, हाथरस, इटावा, मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में छोटी बड़ी मंडलियां सक्रिय हैं। कई पारंपरिक मंडलियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। कलाकारों को नियमित काम नहीं मिलता। युवा पीढ़ी इस पेशे में कम आ रही है क्योंकि इसमें स्थायी आमदनी जैसा कुछ भी नहीं है। और वह कानपुर, लखनऊ पहुंचकर नौटंकी कंपनियों के रूप में तब्दील होती है। फिर आप कैथरीन हैंसन नाम के विद्वान की चर्चा यहां जरूरी है, जिन्होंने द ग्राउंड्स फॉर प्ले नाम की किताब लिखी है। पूरे भारत की नौटंकियों का बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और विवेचन उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रश्न किया था कि उस समय की जो नौटंकी की जो कलाकार थी, उनसे उन्होंने पूछा था, मल्लिका बेगम से, कि ये विधा जो है वो क्यों नष्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इस विधा में दरअसल ऐसे कलाकार, ऐसी स्त्रियों का प्रवेश हो गया जिन्हें हुनर नहीं है, जिनके पास एक्टिंग, अभिनय की क्षमता नहीं है, और उन्होंने इस विधा को नुकसान पहुंचाया। सस्ती लोकप्रियता, अंग प्रदर्शन और इस तरह की चीजें, टिप्स देना और जनता को के बीच में भोंड़ा प्रदर्शन, ये इस विधा के लिए नागवार गुजरा और ये सारी चीजें हुई इस विधा के साथ। लेकिन आप देखें कि नौटंकी ने सुल्ताना डाकू जैसे चरित्र को जो ऊंचाई दी है, जिसे अंग्रेज डाकू कहते थे, उस सुल्ताना डाकू पर पंडित नथाराम शर्मा गौड़ ने नौटंकी लिखी और कहा कि गरीबों का मसीहा था। कैथरीन हैंसन कहते हैं कि रॉबिन हुड था वो। ऐसी रचनात्मकता, ऐसी सामाजिक राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना का वहन करने वाली नौटंकी जो आज लगभग लुप्त हो रही है। रेणु ने सही चिंता व्यक्त की थी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम में कि विधा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे सजोने की जरूरत है। जहां हीरामन और जो बाई जी की नौटंकी का जिक्र वहां आता है जबरदस्त तरीके से, तो मैं समझता हूं कि आज इस विधा पर सोचने विचारने की जरूरत है और व्यावसायिकता के चक्कर में, सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये हमारी धरोहर जो नष्ट हो रही है, उसके सूत्र, उसके अवशेष, उसके कलाकार अगर किसी रूप में मौजूद हो कहीं, तो उनसे मिल करके इस विधा को बचाने की आवश्यकता है। सरकार दावे तो खूब करती है और पारंपरिक कलाओं और लोक शैलियों को बचाने के नाम पर संस्कृति मंत्रालय कभी कभार कोई आयोजन भी कर देता है, लेकिन वहाँ कलाकारों को लेकर बेहद उदासीनता का आलम है। उन्हें हमेशा से दोयम दर्जे का माना जाता है। हालांकि आज भी कई मंडलियां ऐसी हैं जो इसे जीवित रखना चाहती हैं और संघर्ष कर रही हैं। इसके रूप बदल रहे हैं और इस शैली में
काम करने वाले रंगकर्मी नौटंकी को आज के मौजूद सवालों जैसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, पर्यावरण, किसान संकट और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे नए नए विषयों से जोड़ रहे हैं। लेकिन सरकारी उपेक्षा के साथ साथ मनोरंजन के बदलते तौर तरीकों के बीच यह कला दम तोड़ने की कगार पर है। कई लोक कलाकारों का कहना है कि सरकारी योजनाएं कागजी हैं, जमीन पर कम पहुंचती हैं, कलाकारों को न तो नियमित मानदेय मिलता है और न सामाजिक सुरक्षा। दूसरे यह कि नौटंकी का दस्तावेजीकरण बहुत कम हुआ है। पुराने गीत, पटकथाएं और धुनें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। लेकिन नौटंकी भारतीय लोक संस्कृति का जीवित हिस्सा है। इसमें गांवों की भाषा, लोक संगीत, हास्य, प्रतिरोध और जनता का जीवन बसता है। आज जब मनोरंजन पूरी तरह डिजिटल और कॉरपोरेट होता जा रहा है, नौटंकी जैसी लोक कलाएं हमें समाज की जड़ों से जोड़ती हैं। यह सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि जनता की सांस्कृतिक स्मृति भी है और इसे तमाम आधुनिक रूपों के साथ जीवित रखना आज की जरूरत है। एक बहुत ही मशहूर नाटक है आगरा बाजार। क्या आपने इसे देखा है? अगर नहीं देखा तो शायद चरणदास चोर तो देखा होगा। हिंदी रंगमंच में लोक शैली का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले हबीब तनवीर के ये नाटक आज भी जब खेले जाते हैं तो दर्शक खुद को उसका एक हिस्सा मानने लगते हैं। आखिर क्यों हबीब तनवीर आज भी रंगमंच के शलाका पुरुष कहे जाते हैं और क्यों हबीब तनवीर सिर्फ एक नाटककार ही नहीं, एक संस्था थे? उनकी पुण्यतिथि 8 जून पर याद करते हैं हबीब तनवीर को। आज हम लोक नाट्य परंपराओं और शैलियों की बेशक बात करें, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय रंगमंच में लोक शैलियों और परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें सम्मान के साथ शामिल करने में एक बड़ा योगदान किसका है? बेशक हबीब तनवीर का नाम जब भी लिया जाएगा, उनकी सादगी और संस्कृति के प्रति उनका समर्पण जरूर याद आएगा। अभी आपने जिस मशहूर नाटक आगरा बाजार का दृश्य देखा, वह हबीब साहब की ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति का हिस्सा है जिसमें लोक शैलियों के साथ लोक जीवन का अद्भुत संगम है। हबीब साहब ही वो शख्स रहे जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में लोक नाट्य शैली, जनता से जुड़ी भाषा, लोक संगीत के साथ ही आधुनिक थिएटर को भी जोड़ा और एक नया रंगमंच विकसित किया। उन्होंने थिएटर को सिर्फ शहरों और अभिजात्य वर्ग की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि गांव, लोक संस्कृति और आम आदमी की जिंदगी को मंच के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भारतीय रंगमंच को पश्चिमी प्रभावों की नकल से बाहर निकालकर उसकी अपनी जड़ों से जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया। 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पैदा हुए हबीब अहमद खान अपने किशोरावस्था से ही रंगमंच से जुड़ गए। यही उनका पहला प्यार था। नागपुर और अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान ही वे पूरी तरह रंगमंच के लिए समर्पित हो गए थे और अपना तखल्लुस रख लिया था तनवीर। बेशक आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड जाकर थिएटर की औपचारिक शिक्षा ली, लेकिन उनकी जड़ें यहीं के लोक जीवन में रची बसी रही। हबीब तनवीर ही थे जिन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों को मंच पर सम्मानजनक जगह दी। उन्होंने 1959 में नया थिएटर की जब शुरुआत की तो इसका मूल मकसद ही था गांवों के कलाकारों को लेकर नाटक करना। इसी नए थिएटर के जरिए उन्होंने लोकगीतों, नाचा शैली, देहाती और कस्बाई बोली के साथ सहज हास्य और राजनीतिक व्यंग का जबरदस्त इस्तेमाल किया। वो जमाना ऐसा था जब शहरों के रंगमंच में भारी भरकम भाषा और बनावटी अभिनय का बोलबाला था, लेकिन हबीब साहब ने मंच पर गांवों की मिट्टी की महक पहुंचाई। वो अक्सर कहते कि भारत का असली रंगमंच गांवों और लोक परंपराओं में बसता है। कलाकारों को अभिनय सिखाने की जगह उन्होंने कोशिश यही की कि उनकी सहजता बची रहे, इसलिए उनके नाटक बनावटी कभी भी नहीं लगे। नज़ीर अकबराबादी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने 1954 में ही आगरा बाजार जैसा नाटक लिख दिया।
नज़ीर के जीवन पर बेशक ये नाटक आधारित हो, लेकिन इस बहाने उन्होंने गांवों की पूरी जीवन शैली और संस्कृति को आम लोगों के बीच ला खड़ा किया। इसमें गांवों का हाट बाजार भी है, फेरी वाले भी हैं, आम लोगों का साधारण सा जीवन तो है ही, वो लोक धुनें भी हैं जो इसे जीवंत कर देती हैं। अपने आप में यह उस दौर में एक नया और अनूठा प्रयोग था। उन्होंने इसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि रंगमंच केवल राजाओं और महलों की कहानियां नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज़ भी हो सकता है। वहीं चरणदास चोर उनका ऐसा नाटक है जो नैतिकता पर तीखा व्यंग करता है। यह एक ऐसे चोर की कहानी है जो समाज के तथाकथित ईमानदार लोगों से कहीं ज्यादा सच्चा निकलता है। इस नाटक में सत्ता, धर्म, भ्रष्टाचार और सामाजिक पाखंड पर तीखा व्यंग है। बेशक इसकी प्रस्तुति इतनी सरल और मनोरंजक है कि दर्शक हंसते हंसते समाज की सच्चाई से टकरा जाते हैं। 1982 में इस नाटक को एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में बड़ा सम्मान मिला और यह दुनिया भर में मशहूर हो गया। हबीब साहब के नाटकों में मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, शतरंज के मोहरे आदि में समाज की विसंगतियों के साथ साथ गांव और रिश्तों की परंपरा, राजनीतिक व्यंग्य आदि की झलक आप साफ देख सकते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि उनका थिएटर सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, वे सत्ता, सांप्रदायिकता, सामाजिक अन्याय और सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ लगातार खड़े रहे। उनमें आम आदमी की पीड़ा, किसानों, मजदूरों की दुनिया और सामाजिक विसंगतियों की गूंज सुनाई देती है। प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन के बड़े हस्ताक्षर माने जाने वाले हबीब साहब के रंगमंच को प्रतिरोध का रंगमंच जरूर कहा जाता रहा, लेकिन उसमें भाषणबाजी नहीं थी। वे गीत, हास्य, लोक कथाओं के जरिए गहरी राजनीतिक बातें कह जाते थे। बेशक रंगमंच को इस मुकाम तक लाने वाले हबीब साहब ने सियासत का रंग भी देखा, राज्यसभा के लिए मनोनीत भी हुए और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे ढेर सारे सम्मानों से नवाजे गए। 8 जून 2009 में ही बेशक वो हमसे दूर चले गए, लेकिन भारतीय रंगमंच को इतना कुछ दे गए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेशक आज के इस नफरती माहौल में हबीब साहब का रंगमंच आज के दौर के रंगकर्मियों को नई दिशा दिखाने वाला तो है ही, उन्होंने मजबूती से ये सिखाने की कोशिश भी की कि थिएटर केवल बड़े सभागारों में नहीं, जनता के बीच सांस लेता है। साहित्य संस्कृति की दुनिया में होने वाली गतिविधियों में से कुछ की झलक देख लेते हैं अपने सेगमेंट हलचल में। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में मशहूर लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास को एक खास अंदाज में याद किया गया। ख्वाजा अहमद अब्बास के कई किस्से दास्तान गोई शैली में बेहद दिलचस्प तरीके से पेश किए गए। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और फिल्मों के स्क्रीन प्ले लेखक अब्बास साहब के जीवन के कई किस्से ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से एक बार फिर लोगों के सामने आए और उनकी शख्सियत के कई रंग बिखरे। पिछले दिनों चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में राजेश कुमार का नाटक पगड़ी संभाल जट्टा का बेहद सफल मंचन हुआ। अस्मिता थिएटर ग्रुप की तरफ से अरविंद गौड़ के निर्देशन में हुए इस नाटक का संगीत दिया था संगीता गौड़ ने। ये नाटक आजादी आंदोलन के अमर क्रांतिकारी नायकों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि के विचारों पर आधारित और सामाजिक भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि के खिलाफ मजबूती से अपनी बात कहता है। दर्शकों ने इस नाटक के तमाम दृश्यों पर जमकर तालियां बजाई और कलाकारों ने हर किरदार को बहुत ही गहराई से जीने की कोशिश की। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कालियागंज में राजेश कुमार का एक और चर्चित नाटक बहरूपिया का भी मंचन हुआ। भीष्म साहनी का लिखा मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में का दिल्ली के श्रीराम सेंटर में एक बार फिर शानदार मंचन हुआ। अस्मिता थिएटर के इस नाटक का निर्देशन अरविंद गौड़ ने किया है। ये नाटक 14वीं शताब्दी के कवि
संत कबीर दास के जीवन पर आधारित है और उनके जीवन, विचारों तथा संघर्षों को सशक्त रूप में पेश करता है। ये नाटक कबीर के समय की धर्मांधता, जातिवाद, भेदभाव, कुरीतियों और सामाजिक विकृतियों को तीखे तरीके से उजागर करता है और दर्शकों पर गहरा असर डालता है। देश के जाने माने रंगकर्मी सतीश आनंद को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के 2026 के सम्मान समारोह के दौरान 51 ऐसे कलाकारों को ये सम्मान दिया गया जिन्होंने रंगमंच, संगीत, नृत्य और नाटक विधा में उल्लेखनीय काम किया है। कई वर्षों से लंबित इस सम्मान को एक साथ देकर अकादमी और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सतीश आनंद को उत्कृष्ट योगदान के लिए 2021 का ये सम्मान 2026 में लखनऊ के जन भवन में दिया गया। अभिव्यक्ति के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।